नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व अन्य भारतीय भाषा जो हमारा हिंदी का एक टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व अन्य भारतीय भाषा। दोस्तों, जो हिंदी है, हिंदी बहुरूपी परिवार से संबंधित भाषा है। अगर हम बात करें हिंदी के विकास की, तो सबसे पहले हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ था। संस्कृत से हम पाली में पहुंचे, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और अवहट्ट से होते हुए हम कहाँ पहुंचे? हिंदी में पहुंचे थे। दोस्तों, अगर हम बात करें अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। राजभाषा। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 के पहले पाठ की, तो इसमें कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी? देवनागरी होगी। अब हम बात करते हैं राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग का जो गठन है 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बी.जे. खेड़ थे। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जबकि अगर एग्जाम में पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब हम देखेंगे कि ये 8 भाषाएं जुड़ी तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी। तो दोस्तों, जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 का था, इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया था। नमक में जो नौ है उसका मतलब है नेपाली, मौ का मतलब है मणिपुरी, कौ का मतलब है कोंकणी। आप नमक करके इस चीज को याद कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा एमएसडीबी को जोड़ा गया था, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। अब यहाँ पे जो एम का मतलब है मैथिली, एस का मतलब है संथाली, डी का मतलब है डोगरी, बी का मतलब है बोडो। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा, तो हिंदी को जो संवैधानिक दर्जा है 1949 में दिया गया था। देवनागरी लिपि। दोस्तों, जो देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का जो नामांकन है ये नागर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। देवनागरी लिपि की जो मुख्य पहचान है वो क्या है? सिरोरेखा। ये सिरोरेखा होती क्या है? वर्णों के ऊपर खींचे जाने वाली रेखा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वर्णों के ऊपर खींचे जाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिरोरेखा कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे खरोष्ठी लिपि की। दोस्तों, जो खरोष्ठी लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है उसमें जो प्रयुक्त लिपि है वही खरोष्ठी लिपि है। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी कौन सी खरोष्ठी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है और देवनागरी लिपि का विकास ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर हम बात करें हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली, तो ये सभी के सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको आप अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से याद कर सकते हैं। MNSHK, यानी कि मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी और कोंकणी। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पंजाबी की, तो पंजाबी लिपि जो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जबकि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश ये जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा उर्दू, अरबी और फारसी जो है ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? तो खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। इसके बाद हम बात करें अपभ्रंश उपभाषा की बात करें या हम बोलियों की बात करें कि कौन सी बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत या कौन से अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। तो दोस्तों, जो शौरसेनी अपभ्रंश है इसी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी में कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं और बुंदेली, ये सब के सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर मैं इसको याद करने की आप लोग को ट्रिक बताऊं, तो ट्रिक के BHB इस तरीके से याद कर सकते हैं आप।
एक बार फिर दोहराएंगे, के बी एच बी यानी कि कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम शौरसेनी अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश देखेंगे, जिसकी की उपबोली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ABC, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत ये जो भाषाएं हैं ये सब पूर्वी हिंदी में आती है और अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और बिहारी हिंदी जो है इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली ये सब के सब आती है। उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी उपबोली का विकास हुआ है, और राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी ये भाषाएं आती है। उसके बाद अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस या शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और इसी पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी ये सब के सब आती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जौनसारी जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित है, तो ये खस या शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वर्णमाला की, और ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।